हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज से आपके लिए स्टार्ट हो रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि आपको पता है कि कितना वेटेज वाला सब्जेक्ट है। चाहे वो ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो ब्रांच सिविल हो, चाहे वो ब्रांच मैकेनिकल हो, चाहे वो ब्रांच कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वह कोई भी ब्रांच हो। अगर स्टूडेंट गेट और ईएसी जैसे एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है 15 मार्क्स के अप्रॉक्स आपका आता है। हर ब्रांच में 13 टू 15 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपके लिए आता ही आता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए मैथ्स जो है कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल के सेशन में अपन ने स्टार्टिंग की जरूर थी, बट ड्यू टू सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से कल का सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो मैं कल जो सारी चीजें बताई गई थी, सारी चीजें वहीं से स्टार्ट करता हूँ, ताकि किसी भी प्रकार से आपका कोई भी लॉस ना हो। जैसे कि लोग आपके कमेंट आ रहे थे कि सर सबसे पहले ये बताइए कि कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं होगा, या सिर्फ यूट्यूब पे हमें कुछ ही टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो वह चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, कोई भी टॉपिक आपके लिए अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं कि आपको आधा पढ़ाया जाएगा। सारे टॉपिक्स के आपको सेम लेवल पे किए जाएंगे। सभी के सभी टॉपिक्स में आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए जाएंगे, गेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। सारी चीजें आपको अप टू सारी चीजें कंप्लीट करा ही जाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड डाउट लोगों को ये आया था कि सर सेशंस जो है वह हिंदी में होने वाला है या इंग्लिश में। तो तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, द सेशन विल बी कंप्लीटेड इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। बिकॉज हिंदी में अगर बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल इन हिंदी, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी। दैट्स व्हाई द सेशन विल बी कंप्लीटेड इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। इफ किसी को भी अगर कोई दिक्कत आती है, if anyone have any doubt then comment me, I am reading your comments। आपके सारे कमेंट्स को मैं पढ़ रहा हूं, आपको कमेंट्स के रिप्लाई दिए जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करिए। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या कर देना है, सबसे पहले तो इस सेशन को लाइक करिए, क्योंकि आपको ये पता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वो भी ऐसा जिसमें कि सारे मैथ्स गेट के सारे ब्रांचेस के क्वेश्चंस आपके लिए कराए जाएंगे। बहुत आपको यूट्यूब पे ऐसे सेशंस नहीं मिलेंगे। तो अगर ये इनिशिएटिव आपके लिए कैट्रिक्स टीम लेकर आई है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये सेशन को सबसे ज्यादा आपको शेयर करना है। सबसे पहले इसे आप शेयर करिए, लाइक करिए, सभी लोग इसे अपना स्टेटस बना लीजिए। और जितने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैं, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पर उसे शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले तो जितने भी लोग अभी लाइव हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है। फर्स्ट थिंग। अब लोगों को ये डाउट था कि सर जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस है कितने टाइम ड्यूरेशंस में कंप्लीट होगा। तो मैं आपको टाइम ड्यूरेशंस के लिए कोई कमिट नहीं करूंगा कि कितने टाइम ड्यूरेशंस में कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी गेट एग्जाम के लिए आपके लिए अभी 10 मंथ है। बस आपको यह देखना है कि आपको मैथ्स मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट है, तो आपको उसको अब टाइम से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपके लिए रिवीजन टाइम भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा, आपके दूसरे सब्जेक्ट से साथ में कंप्लीट कर दिया जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है आपको कि सारी ब्रांचेस के अगर अपने को क्वेश्चंस करना है तो बस आपको थोड़ा सा मुझे टाइम देना है, क्योंकि अपने को सारी ब्रांचेस के गेट के सारी ब्रांचेस के क्वेश्चंस करने हैं। तो अपन सेशन को अपने आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं बता देता हूं कि आई एम पल्लव गौड़, आई क्वालिफाइड गेट 4 टाइम्स एज विथ गेट टॉप रैंकर्स। गेट और ईएसी में मेरा 1.6 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और मैंने गेट को इतनी बार क्वालिफाई किया है कि मैं आपको गेट में इंजीनियरिंग मैथ्स को इस लेवल की कमांड आपको दे देने वाला हूं कि आप जब गेट एग्जाम जाएंगे तो आपका कोई भी कंसेप्ट आपको ये नहीं लगेगा कि ये कंसेप्ट हमने इससे पहले रिवाइज नहीं किया, ये कंसेप्ट मुझे नहीं पता। नहीं, आपको कंसेप्ट सारे पता रहेंगे। बस न्यूमेरिकल्स जो है नए फॉर्म में आ जाए तो वो आपको वहां पे सॉल्व करना है। बट उसके लिए भी अपने इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं कि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी ये नहीं लगने वाला है कि सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, या फिर मुझे कम कंसेप्ट में वीकनेस है। नहीं, आपको मैं इस लेवल का इंजीनियरिंग मैथ्स कराऊंगा सभी लोगों को कि आप 15 में से मिनिमम 13 मार्क्स आप कैसे भी लेकर आएंगे। मिनिमम 13 मार्क्स। और अगर मैं आपको लिए 13 मार्क्स के लिए गारंटी दे रहा हूं, तो आपको क्या करना है, आपको इसे शेयर करना है, इसे लाइक करना है। ठीक है, सभी लोग जल्द से जल्द अभी लाइक कर दीजिए। ठीक है। चलिए, तो ये अगर बात की जाए तो ये अन अकेडमी पर मेरे मैकेनिकल की टीम है, जो कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स की टीम है फॉर मैकेनिकल ब्रांच। इसमें सारी फैकल्टीज जो है अपनी अपनी फील्ड के अपने अपने टॉपिक्स, अपने अपने सब्जेक्ट की बेस्ट
फैकल्टीज हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करिए, ताकि आप मैकेनिकल ब्रांच के ये जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं उन वह एजुकेटर्स आपके साथ मिल सकें और आप भी उनके साथ जो भी आपके डाउट है उनसे क्लियर कर सकें। अब मैं आपको कुछ अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शंस के एडवांटेज बता देता हूँ। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है, डेली लाइव सेशन ऑन फिक्स्ड टाइम। जैसे कि आपके लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जब आती है कि जब उसे कोई भी चीज टाइम से नहीं दी जाती। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एडवांटेज यही है कि अन अकेडमी पर आपको डेली लाइव सेशन ऑन फिक्स्ड टाइम मिलेंगे, बिकॉज यू नो दैट कंसिस्टेंसी एंड द हार्ड वर्क इज द की ऑफ द सक्सेस। कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क इज द की ऑफ द सक्सेस, की मीन्स कि आप अगर कंसिस्टेंटली और हार्डवर्क अगर करते रह रहे हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सेकेंड थिंग, कंटेंट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन गेट एंड ईएससी सिलेबस। दूसरी जगह अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए कंटेंट की प्रॉब्लम आती है कि कंटेंट आपको फोकस्ड कंटेंट नहीं मिलता है, कि कभी गेट लेवल से वह कम होता है, कभी गेट लेवल से बहुत अधिक हाई लेवल का रहता है, ईएससी लेवल का नहीं रहता है, कंटेंट आपको फोकस्ड नहीं मिलता है। तो अन अकेडमी प्लस पर सबसे ज्यादा मोस्ट एडवांटेज आपके लिए यही है कि आपको कंटेंट जो है सारी चीजें, कंटेंट जो है आपको सारा के सारा कंटेंट गेट और ईएससी लेवल पे फोकस्ड मिलेगा। थर्ड पॉइंट, गेट आई गाइडेंस अंडर इंडिया बेस्ट टीचर। यस, अभी आपको जो मैंने टीम बताई वो मैकेनिकल के लिए टीम है, बाकी आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए, बाकी सभी ब्रांचेस के लिए भी आपको अन अकेडमी प्लस पर बेस्ट टीम अवेलेबल है। और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है आपको वहां पर क्रैश कोर्स भी कराया जाएगा। तो ये जो सारे एडवांटेज है, ये सारे एडवांटेज आपके लिए आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं। ये सारे एडवांटेज जो है आपको गेट जैसे एग्जाम, ईएससी जैसे एग्जाम्स में आपको ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 अंडर 500 में लाने में आपको मदद करते हैं। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द आपको अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है और हमसे जुड़ जाना है। तो चलिए अपन अपने मैथ्स की बात करते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सबसे पहले अगर बात की जाए तो अपन को किसी भी एग्जाम को देने से पहले तो उसका वेटेज समझना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, क्या उसका कितना सिलेबस है, वह सारी चीजें अपन को समझना है। तो सबसे पहले अब अपन आपको वेटेज की तो मैं बात बताऊं तो आपको पता है कि मैथ्स जो है चाहे वह ब्रांच, इंजीनियरिंग मैथ्स जो है चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, सीएस हो, कोई भी ब्रांच हो, सारी ब्रांचेस में मैथ्स जो है 13 to 15 मार्क्स का आता है, 13 to 15 मार्क्स का आता है। तो आप समझ सकते हैं 13 to 15 मार्क्स मीन्स 13 to 15% किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज होना कितना ज्यादा वेटेज होता है। 13 to 15 मार्क्स मीन्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए इंजीनियरिंग मैथ्स। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर सिलेबस की बात की जाए तो उसमें मैथ्स में लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है, न्यूमेरिकल मेथड है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो अगर बात की जाए कि पूरा की पूरा इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है वह और मैकेनिकल का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीटली सेम है, बस ओनली डिफरेंस इज दैट कि इसमें जेड ट्रांसफॉर्म एक्स्ट्रा दिया गया है आपके इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में, ताकि पूरा की पूरा सिलेबस आपका और मैकेनिकल वालों का बिल्कुल सेम सिलेबस है। तो आप बिल्कुल भी वरी ना हो कि जेड ट्रांसफॉर्म आपको पढ़ाया जाएगा कि नहीं, आपको जेड ट्रांसफॉर्म भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल मेथड, ट्रांसफॉर्म थ्योरी, ये सारी की सारी चीजें आपके मैकेनिकल ब्रांचेस में, सारी ब्रांचेस में मोस्टली टॉपिक्स कॉमन है, बस कुछ ही टॉपिक अलग अलग है। जैसे कि आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जेड ट्रांसफॉर्म एक्स्ट्रा है, तो आप इसके लिए वरी ना हो, आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, देन अब अपन मूव करते हैं मैकेनिकल ब्रांच पे। तो मैकेनिकल ब्रांच में भी बात की जाए तो अभी मैंने आपको बताया लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक, न्यूमेरिकल मेथड। अब अगर ये लगता है कि सर और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ है, तो आप वरी नहीं हो, ये आपके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके लिए यहाँ पर आता है। कैलकुलस में ही आपके लिए फूरियर सीरीज को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ये देखिए सारी चीजें आपके, लुक एट दिस। फॉर मैकेनिकल ब्रांच में आप देखे जाए तो आपका भी सिलेबस पूरा इलेक्ट्रिकल, द सिलेबस ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द सिलेबस ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिगार्डिंग इंजीनियरिंग मैथ्स आर सेम एक्सेप्ट only a single topic of Z transformation which is included in electrical engineering, not in the mechanical branch. Okay,
सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि आपको जेड ट्रांसफॉर्म आपको एक्स्ट्रा दिया गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को, तो आप इसके लिए वरी ना हो। जैसे ही सारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे आपको जेड ट्रांसफॉर्म भी पढ़ाया जाएगा। नाउ कम्स टू द सिविल पार्ट। सिविल पार्ट की अगर बात की जाए तो पूरा की पूरा टॉपिक सेम है। लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड। कंप्लीट सिलेबस सेम है, कंप्लीट होल सिलेबस विल बी सेम। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक आता है, वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आपको देखिए जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या एक्स्ट्रा टॉपिक है। और क्योंकि जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बताऊंगा तो तब मैकेनिकल इंजीनियर से कह दूंगा कि आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है नहीं पढ़ना है, बिकॉज दिस इज इन ओनली सिविल ब्रांच। जब मैं आपको लिए जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ाऊंगा तो कह दूंगा दिस इज ओनली इन द इलेक्ट्रिकल ब्रांच, नॉट इन द अदर ब्रांचेस। दैट्स वाई आपको सिर्फ ये पता करना है कि कौन से टॉपिक्स जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर सिविल इंजीनियरिंग में कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो दूसरी ब्रांचेस में नहीं है। तो आपके लिए सिविल ब्रांच में एक्स्ट्रा टॉपिक एक ही है, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नाउ कम्स टू द कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ बहुत ही ज्यादा कम सिलेबस है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, बहुत ही ज्यादा कम सिलेबस है। इसमें सिलेबस की बात की जाए तो इसमें ना ही आपके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, आपके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, आपका इसमें और बाकी जेड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी में हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नहीं है। बट मैं आपको यह कहूंगा कि आपको जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा आपको वह सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्योंकि गेट में कभी कभी जो आपको सिलेबस दिया रहता है उससे थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की जाऊं तो गेट 2018 से पहले तक फूरियर सीरीज इसमें इंक्लूड नहीं होता था। फूरियर सीरीज पे क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2018 से पहले कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। बट इन गेट 2018 फूरियर सीरीज का क्वेश्चन आने के बाद अब आप सभी लोग फूरियर सीरीज का इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं। इसलिए कुछ टॉपिक्स जो हैं जो दूसरी ब्रांचेस में नहीं है, वह टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा वह इंपॉर्टेंट पोर्शंस में दूसरी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए जरूर कहूंगा। बताइए, तो सिलेबस आप लोगों को सभी को समझ आया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी पूरा सिलेबस सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा एक टॉपिक है दैट इज जेड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर अपन बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में बात की जाए तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक एक्स्ट्रा टॉपिक है यहाँ पर। एंड कंप्यूटर साइंस में बात की जाए तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं है, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं है, जेड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं है। बट कुछ टॉपिक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वह सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो अपन अपना मैथ्स स्टार्ट करते हैं कैलकुलस से। अब अपन मैथ्स स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग पहले इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सभी लोग जल्दी से करिए। मैं देख रहा हूं आप सभी लोग लाइक करिए इसे, सभी लोग इसे शेयर करिए, क्योंकि अब इंजीनियरिंग मैथ्स आज से स्टार्ट हो रहा है और आपको जब तक कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं पढ़ाया जाता आपके लिए क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोगों को शेयर करना है ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो सबसे पहली बात अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कैलकुलस। द वर्ड कैलकुलस कहां से डिराइव हुआ है, कैलकुलस वर्ड आया कहां से है? तो आप कहेंगे द वर्ड कैलकुलस डिराइव फ्रॉम द वर्ड कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, बट दिस इज इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में बदल दिया कि सर कैलकुलेशन वर्ड से अपना वर्ड कैलकुलस आया है, बट मैथमेटिकल में एक्चुअल में कैलकुलस मींस क्या होता है? तो एक्चुअल में अगर बात की जाए, मैथमेटिकल में अगर अपन बात करें कैलकुलस मींस क्या होता है? मींस कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इन विच कैलकुलेशन calculus is the branch of the engineering mathematics in which we study the properties of the differential calculus and the integral calculus and their application. सभी को समझ आया? Means it is the branch of the mathematics in which we study the properties. It is the branch of the mathematics in which we study the properties of differentiation and integration and their application. Means क्या क्या पढ़ते हैं अपन? Properties of differentiation and integration and their application.
चलिए, अब अगर अपन बात करें तो इसमें अपना सबसे पहला टॉपिक की बात की जाए कैलकुलस में, तो सबसे पहला टॉपिक अगर अपन बात करें तो कैलकुलस कितने टाइप का होता है, तो आप कहेंगे कि सर कैलकुलस में तीन टाइप अपने को पढ़ना रहता है। फर्स्ट इज डिफरेंशियल कैलकुलस, फर्स्ट इज डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकंड वन इज इंटीग्रल कैलकुलस, and the third one is vector calculus. Every year there is at least I am telling you at least word there, in every year there is at least one question can be seen from the topic vector calculus in gate exam. This is the most important topic, this is the most important topic, this is the most important topic, but this टॉपिक, बट ये टॉपिक सिर्फ जब ही पढ़ सकते जब आपको इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस का पूरा नॉलेज हो, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस में जब आप वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें आप ग्रीन्स थ्योरम पढ़ते हैं, स्टोक्स थ्योरम पढ़ते हैं, तो ये सारी थ्योरम्स जो हैं ये इंटीग्रल्स थ्योरम कहलाती है। ये सारी थ्योरम में सिर्फ जब ही आप कमांड ला सकते हैं या फिर जब ही आप इनका यूज कर सकते हैं जब आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता, इसीलिए अपने को इंटीग्रल कैलकुलस का एप्लीकेशन सही से आना चाहिए। और इंटीग्रल कैलकुलस को समझने से पहले आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस को अगर आप डायरेक्ट विदाउट एनी डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने गए तो आपको इंटीग्रल कैलकुलस में कमांड नहीं आएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इसीलिए अपन सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। तो अगर गेट एग्जाम में बात की जाए तो गेट एग्जाम में डिफरेंशियल कैलकुलस से 1 to 2 क्वेश्चंस हर साल आता है, 1 से 2 क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस के हमेशा आते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस की बात की जाए तो एक क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर दीजिए, हाँ, और इनडायरेक्टली इंटीग्रल कैलकुलस का जो यूज जो है वो वेक्टर कैलकुलेशन में इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एक क्वेश्चन आप इंटीग्रल कैलकुलस का मान लीजिए, और हर अल्टरनेट ईयर में आप डिफरेंशियल कैलकुलस का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि हर अल्टरनेट ईयर में गेट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर अल्टरनेट ईयर्स में आते रहते हैं। मींस ऑन एन एवरेज कैलकुलस पोर्शन की बात की जाए तो कैलकुलस पोर्शन से 3 to 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस तो हर साल आपके आते ही आते हैं। मींस कितने मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, आपके लिए 6 to 7 मार्क्स की बात कर रहा हूं। तो आप इंपॉर्टेंट समझिए कि कैलकुलस पोर्शन आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अपन इसमें कैलकुलस में पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिमिट। चलिए, लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है अप्रोच। लिमिट का मतलब क्या होता है? अप्रोच। अब यहाँ पे लिमिट का क्या यूज है वह सारी चीजें बताता हूं। तो सबसे पहले आप एक एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको सारी चीजें। आप एक एग्जांपल लीजिए, लेट अस सपोज अ फंक्शन f of x is equals to x square minus of 4 upon x minus of 2, लेट अस सपोज। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x equals to means f of 2, now tell me what is the value of the function x f of x at x equals to 2? This is undefined. Why undefined? Because at x equals to 2 the denominator will become 0. at x equals to 2 पर डिनोमिनेटर 0 हो चुका है, इसलिए आप कहेंगे कि फंक्शन जो है अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड अगर फंक्शन है तो मींस व्हाट, कि अपन वी आर नॉट एबल्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x equals to 2। तो अपन क्या करें, तो अपन कहते हैं कि इस फंक्शन की आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते x equals to 2 पर, बट आप इसके नियर बाय वैल्यू तो निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज कर लीजिए कि अपना कर्व जो है, लेट अस सपोज करिए कि अपना कर्व जो है दिस इज f of x एंड दिस इज नथिंग बट x। लेट अस सपोज अपना कर्व है लाइक दिस, मान लीजिए कर्व अपना ऐसा है। लेट अस सपोज द कर्व इज लाइक दिस एंड दिस इज द पॉइंट at x equals to 2. Now we can say that here that
द फंक्शन इज अनडिफाइंड एट x इक्वल्स टू 2। फंक्शन जो है अनडिफाइंड है x इक्वल्स टू 2 पर, मगर अपन उसकी नियर बाय वैल्यू तो निकाल सकते हैं। मींस अपन कहेंगे कि we are not able to calculate the value of f of x at x equals to 2, but we can calculate the value of the function near to x equals to 2। means we can calculate the value at x equals to 1.99, or we can calculate the value at 2.0001। yes or no? तो दिस और इस कंसेप्ट के लिए कि जिस वैल्यू पर अपन फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, अगर अपन उस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो उनके केसेस में उसके नियर बाय वैल्यू निकालते। दैट्स व्हाई द कंसेप्ट ऑफ द लिमिट इज कम अंडर कंसिडरेशन। चलिए थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, और डीप में जाते, तब आपको लिमिट के सारी चीजें समझ आएंगी। फर्स्ट थिंग, let us suppose this is the point 2, x equals to 2। now simplify it, we can say that f of x is equals to x square minus 4 upon x minus of 2 is equals to x minus 2 x plus 2 upon x minus 2। the value is cancelled out। ये जो वैल्यू जो है, this value x minus 2 upon x minus 2 cancel out होगी कब? सिर्फ और सिर्फ तब जब when x is not equals to 0, when x is not equals to 0। because if x is equals to 0 हो गया, when x is not equals to 2, जब अपना x is not equals to 2 होगा तब ही ये वैल्यू को अगर अपन बात करें, जब x is equals to 2 है, जब आपकी वैल्यू x equals to 2 रहेगी, जब आपकी वैल्यू x equals to 2 रहेगी, तो दिस विल कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ 0/0 फॉर्म। और आगे जाके आपको मैं बताऊंगा कि 0/0 जो फॉर्म रहता है वह इनडिटरमाइंड फॉर्म रहता है। तो आप कहेंगे कि दिस वैल्यू इज कैंसल्ड आउट ओनली व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 2। yes or no? then the value of f of x is come out to be x plus of 2 only for x not equals to 2। yes or no? चलिए अब मैं आपको बताता हूं, जो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं उसका मतलब क्या है, या फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कहते हैं उसका मतलब क्या है। तो पहले बताते हैं अपन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसे कहते हैं, देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपको डेरिवेटिव से मैं बताऊंगा। तो पहली चीज आती है कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहते हैं उसका मतलब क्या है। फर्स्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज राइट हैंड लिमिट। जो आप कहते हैं इसका मीन्स क्या है, आपसे अगर कहूं लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स व्हाट, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स आप टू की तरफ, आप x इक्वल्स टू 2 की तरफ मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स you are approaching towards the 2 from the left hand side of the left hand side of 2। it means that आपने पहले x की वैल्यू कितनी रखी, मान लीजिए 1.9, आफ्टर दैट आपकी वैल्यू कितनी हुई 1.99, आफ्टर दैट आपकी वैल्यू कितनी हुई 1.999। means you are moving towards the value 2 from the left hand side, therefore it is called as the left hand limit। first thing, second thing, right hand limit means what, right hand limit means what, राइट हैंड लिमिट मीन्स व्हाट, कि आप वैल्यू 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, कहां से, राइट हैंड साइड से। जैसे पहले आपकी वैल्यू थी x इक्वल्स टू 2.1, फिर आपकी वैल्यू हुई x की 2.01, फिर आपकी x की वैल्यू हुई 2.0001। मीन्स you are approaching towards the value 2 from right hand side, that's why this is known as right hand limit, and you are approaching towards the 2 from the left side, this is known as left hand limit। बताइए सभी लोगों को समझ आया या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए यस और नो, जल्दी से कमेंट करिए समझ आ रहा है या नहीं। आपको समझ आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसे कहते हैं और राइट हैंड लिमिट किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, आप उसके लिए वरी बिल्कुल मत होइए कि कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती है, कैसे राइट हैंड लिमिट निकलती है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट। डोंट बी पैनिक, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी टॉपिक, बट सबसे पहले आप ये बताइए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मींस पता चला। चलिए
अब मैंने आपसे बोला नाउ वी कैन कैलकुलेट at x equals to 1.9, calculate the value at x equals to 1.9. The value is come out to be, the value of f of x is come out to be 1.9 is 2 plus 1.9 is nothing but 3.9. Now put the value of x as 1.99. The value of f of x is come out to be 3.99. Now again put the value of x as 1.999. The value of f of x is come out to be 3.999. means we are moving towards the value 2 as x increases from the left side, and the value of f of x is moving towards the value 4. Yes or no? Okay, wait. Now put x is equals to 2, then f of x is, now put the value of x equals to 2.1. The value of f of x is come out to be 4.1. Put the value of x is equals to 2.01. The value of f of x is come out to be 4.01. Now put the value of x at 2.001. The value of f of x is come out to be 4.001. Simple. Why? क्योंकि आप देख रहे हैं कि the value is x plus 2. Now the value of x is 2.1 plus 2 is 4.1. 2.01 plus 2 is 4.01. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर वैल्यू की बात की जाए, हेयर इस रीजन में अगर अपन वैल्यू की बात करें तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द वैल्यू 4. वी आर मूविंग टूवर्ड्स द वैल्यू 4. Here also we are moving towards the value 4. But here we see that we are moving towards the value 4 from the left hand side. And here we can see that we are moving towards the value 4 from the right hand side. That's why the two different words, left hand limit and the right hand limit, words are come under consideration. Yes or no? Means this is the limit, this is the left hand limit. Means जैसे जैसे अपन x की वैल्यू जितने ज्यादा क्लोज मूव होते जाते हैं, जितनी ज्यादा x की वैल्यू अपने टूवर्ड्स द 2 जाते रहेगी, उतनी ज्यादा वैल्यू अपनी क्लोज नियरली आते रहेगी. और 3.99 मींस व्हाट? 4. 4.000 मींस व्हाट? 4. तो ये तो मैंने आपको कम ही क्लोज बताया, और भी ज्यादा जाते जाएंगे तो आप और ज्यादा क्लोज के टूवर्ड्स 4 आते जाएंगे. मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट. यस और नो? यस और नो? बताइए, यस और नो? चलिए, तो अब अभी अपन आगे मूव करते हैं. अब अगर अपन बात करें तो आपकी किसकी वैल्यू आ गई है? लिमिट की वैल्यू आ चुकी है. तो ओवरऑल लिमिट क्या देख रहे हैं आप कि द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट इज 4, द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड लिमिट इज 4. मींस द स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड द कंक्लूजन पॉइंट अब आ चुका है. मींस लिमिट x tends to a f of x is equals to L. मीन्स लिमिट x tends to a f of x equals to L. अगर आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी फंक्शन की लिमिट को आप L कब कहेंगे? जब लिमिट x tends to a minus f of x and limit x tends to a plus f of x both are equal and equals to L. This is nothing but the left hand limit and this is nothing but the right hand limit. Now tell me, अब आप लोगों को समझ आया कि ओवरऑल लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, क्या राइट हैंड लिमिट क्या होती है, जो और लिमिट आप जिस वैल्यू की कहते हैं कि इस पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है. समझ आया कि ओवरऑल लिमिट क्या होती है. लिमिट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे उसके लिए बिल्कुल वरी मत होइए. आपके लिए इतने नंबर ऑफ द क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे कि आपको सारी चीजें यूं ही समझ आ जाएगी. आप उसके लिए बिल्कुल भी वरी ना होइए. तो आप तो सिर्फ अभी ये बताइए कि अभी आपको ये चीज समझ आई कि नहीं कि लिमिट ओवरऑल होती क्या है. यस और नो? चलिए, तो अभी ये चीज क्लियर हुई कि लिमिट ओवरऑल होती क्या है. लिमिट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन nears to the value at which the function is not defined, or the value at nears to the value at which the function is defined. Now tell me, I have one question
मुझे एक डाउट है, वो सभी चीज आप क्लियर करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सभी लोग जल्द से जल्द मुझे कमेंट करके बताइए कि लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी है या नहीं। द क्वेश्चन इज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट at a particular value x equals to a, the function will be defined or not at x equals to a, means the function is the function मतलब कि फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी है या नहीं लिमिट के डिफाइंड होने के लिए। तो आप कहेंगे सर, जल्दी से कमेंट करिए पहले तो सभी लोग, मैं देख रहा हूं कि जल्दी से बताइए कि अगर लिमिट आपको एग्जिस्ट करना है, अगर आपका लिमिट जो है फाइनाइट आनी चाहिए, लिमिट आपकी जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फंक्शन इज नेसेसरी कंडीशन और नॉट। तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल नहीं। क्यों? अब भी एग्जाम्पल देखा अपन ने। एग्जाम्पल की क्या था कि द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अपॉन एक्स माइनस ऑफ 2। द वैल्यू एट एक्स की बात की जाए, द वैल्यू एट अगर अपन एफ ऑफ 2 पर निकालें तो द वैल्यू इज अनडिफाइंड। द वैल्यू इज कम आउट टू बी, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कम आउट टू बी, the value of the is come out to be undefined. Yes or no? But now we can calculate left hand limit and right hand limit, and the left hand limit and right hand limits are come very close to 4. Then or both the limit are equals, means limit exist here. Then you have to remember this conclusion point. First, f of a is need not to be defined. F of a is need not to be defined for the existence of the limit. For the existence of the limit मीन्स लिमिट के एग्जिस्ट होने के लिए जरूरी नहीं है कि फंक्शन उस पर डिफाइंड हो या ना हो। मीन्स एफ ऑफ ए इज नीड नॉट टू बी डिफाइंड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। यस और नो? एंड द वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 4। दिस वैल्यू इज कम आउट फ्रॉम द अबव डिस्कशन। यहां से अपन ने देखा है कि यहाँ पे लिमिट की अगर अपन बात की जाए, जैसे जैसे अपन एक्स की तरफ मूव करते जा रहे थे, जैसे जैसे अपन टूवर्ड्स एक्स मूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू आई थी 4, क्लोज टू 4। जैसे जैसे अपन राइट हैंड साइड से मूव कर रहे थे टूवर्ड्स द 2, वैल्यू आ गई थी 4। तो अब आपको लिमिट समझ आया कि ओवरऑल लिमिट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल लिमिट जो है उसे अप्रोच क्यों कहते हैं। यस और नो? क्या लिमिट का यूज कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे, वह सारी चीजें तो मैं आपको क्लियर करूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी वरी मत होइए। बट आप मुझे बस इतना बताइए कि आपको यह समझ आया कि नहीं कि क्या लिमिट होती है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आप सभी लोग कि आपको ये चीजें समझ आई या नहीं आई। जल्दी से कमेंट करिए यस और नो, यस और नो। अब अपन ने ये जो लिमिट निकाली है, ये जो लिमिट निकाली है इसे अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अपॉन x माइनस ऑफ 2। नाउ टेल मी, अपन इसमें ये लिख सकते हैं या नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 x प्लस ऑफ 2। इसमें ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। क्यों 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 लिख सकते हैं अपन यहां क्यों नहीं लिखे थे एफ ऑफ 2 के केस में? एफ ऑफ 2 के केस में इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि एफ ऑफ 2 के केस में अगर यहां रखते तो द वैल्यू इज कम आउट टू बी 0/0 एंड दिस इज अनडिटरमाइंड फॉर्म, इनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है। बट यहां पर अगर अपन बात करें द वैल्यू इज अप्रोचेस टू 2 मींस द वैल्यू इज क्लोज टू 2 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2। हियर x is not equals to 2, that's why this value and this value is cancelled out, the value is come out to be 4।
आप ए से लिमिट निकाल लीजिए या फिर आप ए से क्लोज कर करके निकाल सकते हैं, बट दिस अपन इस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ आया कि लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट अप्रोचेस का ही मतलब क्या होता है, यस और नो। चलिए लिमिट को आगे अपन मूव करें, इससे पहले आपको बताता हूं इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, मैथ्स को रटना बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपको लगे कि सर रटना पड़ जा रहा है, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस चीज को फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको मैथ्स को बिल्कुल भी रटना नहीं है, उसको पूरे समझना, उसको विद फील आपको आना चाहिए कि यस मैथ्स में फील आ रहा है। जब किसी भी सब्जेक्ट में फील आता है तभी वह सब्जेक्ट ज्यादा लाइन लंबे ड्यूरेशन तक आपको याद रहता है। और आप देख सकते हैं कि गेट जैसे एग्जाम में आप समझ सकते हैं, गेट जैसे एग्जाम में आपके कोई भी ब्रांच हो, आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है 12 to 13 सब्जेक्ट एटलीस्ट होते हैं। और 12 to 13 सब्जेक्ट में सिलेबस इतना वास्ट होता है कि आपको अगर रटने लगे, आप सिर्फ याद करने लगे तो आपके बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। इसीलिए फील के साथ समझ समझ के पढ़ना है। चलिए हेडिंग डालिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मींस व्हाट, ऐसे फॉर्म जो कि डिटरमाइंड ना हो, द फॉर्म विच आर नॉट डिटरमाइंड, द फॉर्म विच आर नॉट फिक्स इज नॉन एज द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। टेल मी हाउ, टेल मी कि कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, जल्दी से बताइए कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, देयर आर 7 फॉर्म, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज 0/0, सेकेंड वन इज इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, थर्ड वन इज 0 इंटू इंफिनिटी, फोर्थ वन इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, फिफ्थ वन इज 1 की पावर इंफिनिटी, सिक्स्थ वन इज 0 की पावर 0 एंड सेवन वन इज इंफिनिटी की पावर 0। चलिए पहले तो ये समझते हैं कि इन फॉर्म को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते क्यों हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये हैं क्यों, इनके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या है। तो चलिए तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इन फॉर्म को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते क्यों हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, अगर मैं सिर्फ ये डिनोमिनेटर को भूल जाऊं, आप डिनोमिनेटर को भूल जाइए, मान लीजिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, लेट अस सपोज डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो आप मानेंगे दिस इज न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में अदर देन 0, तो एनीथिंग 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। ओके, अब न्यूमरेटर को भूल जाइए कि न्यूमरेटर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को देखिए, आपने देखा कि न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में हुआ 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। नाउ योर आंसर इज आइदर इंफिनिटी और 0, तुम्हारा आंसर इंफिनिटी भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मींस अपन ये नहीं बता सकते कि अपना आंसर 0 है या इंफिनिटी है, अपन यहाँ पे डिटरमाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसके केस को 0/0 के फॉर्म को मैं क्या कहूं। क्यों? अगर मैं 0 को न्यूमरेटर में देखता हूं, डिनोमिनेटर में ना देखूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरा आंसर 0 है। बट अगर मैं 0 को डिनोमिनेटर में लूं और न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू मान लूं, तो उसकी वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट। इट मींस दैट एक बार आपकी वैल्यू 0 आ रही है, एक बार आपकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, मतलब ओवरऑल ये हुआ कि आपकी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है कि क्या आएगी। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर नहीं समझ आया तो रुकिए, थोड़ा और फील करिए, दूसरे केस में जाते हैं, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। फर्स्ट थिंग, अगर आपने इंफिनिटी वैल्यू ले लिया और डिनोमिनेटर में ले लिया के, एनीथिंग इन न्यूमरेटर इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन के इज इंफिनिटी एंड के अपॉन इंफिनिटी इज, डिनोमिनेटर को भूल जाइए। अब आपने पहले क्या करा, पहले आप डिनोमिनेटर को भूल गए, कुछ भी वैल्यू हो सकती है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में अगर इनफाइनाइट है, डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो उसकी वैल्यू होगी इनफाइनाइट। और इसकी वैल्यू की बात की जाए न्यूमरेटर में, मान लीजिए न्यूमरेटर में सपोज करिए कि आपकी कोई भी वैल्यू है और डिनोमिनेटर में आप इनफाइनाइट मान लिया,
तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज जीरो। बताइए यहां पर भी आपका पॉसिबल हो रहा है क्या समझना कि क्या है, आपका आंसर इनफाइनाइट है या जीरो है? टेल मी। यहां पर आपको समझ आ रहा है कि आपको यहां भी समझ नहीं आया कि मेरा आंसर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का आंसर इनफाइनाइट है या फिर मेरा आंसर एक्चुअल में जीरो है? यहां पर भी डिफाइंड नहीं है कि अगर मैं दोनों को एक साथ लूं तो या तो मैं इस आंसर को इंफिनिटी कह दूं या तो मैं इस आंसर को जीरो कह दूं। यहां पर दोनों पॉसिबल नहीं है कि मैं डिटरमाइंड ही नहीं कर पा रहा हूं कि ये पॉसिबल है या नहीं। थर्ड, जीरो इंटू इंफिनिटी। बताइए जीरो इंटू समथिंग इज जीरो and infinity into any number is infinite. Now here we are not able to understood that whether the answer is zero or the infinite. The answer may be zero or answer may be infinite. So here also it is not defined that whether the answer is zero or infinite. तो यहां पर भी आंसर जीरो भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, यहां पर भी अपन डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। यस और नो, सारे केसेस को समझ लीजिए आप, ताकि आप आगे से किसी को भी आप बता सके कि यही फॉर्म जो है इनडिटरमाइंड फॉर्म क्यों है, क्योंकि आप बता सके कि ये फॉर्म एक्चुअल में इनडिटरमाइंड फॉर्म क्यों है। ठीक है, यस और नो। आगे आइए, इसको समझिए। पहले पहले आप इसको समझिए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। जल्दी से बताइए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की बात की जाए तो इंफिनिटी माइनस समथिंग इज इंफिनिटी। भूल जाइए अभी इस इंफिनिटी को। नाउ समथिंग माइनस इंफिनिटी, समथिंग माइनस इंफिनिटी इज माइनस इंफिनिटी। हियर आल्सो द आंसर इज नॉट डिफाइंड वेदर द आंसर इज इनफाइनाइट और द आंसर इज इन माइनस ऑफ इनफाइनाइट। तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां भी फिक्स नहीं आ रहा है कि आंसर मेरा इनफाइनाइट है या मेरा आंसर माइनस इनफाइनाइट है। इसीलिए यहां इस फॉर्म को भी अपन ने इनडिटरमिनेट फॉर्म में लिया है। अभी ये सारे 7 फॉर्म देखिए, फिर मैं बताता हूं कि जल्दी जल्दी में आप सिली मिस्टेक्स भी क्या कर देते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म को लेने में। फिर आपको वे सिली मिस्टेक भी आपको बताऊंगा कि क्या सिली मिस्टेक आप जनरली कर देते हैं, उस सिली मिस्टेक से आपको कैसे बचना है। यस और नो? चलिए, नाउ अंडरस्टूड। 1 टू द पावर इंफिनिटी। बताइए 1 टू द पावर एनीथिंग, 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1। यस और नो? 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1। और अगर बात की जाए, अगर अपन बात की जाए एनीथिंग्स टू द पावर इंफिनिटी, एनीथिंग्स टू द पावर इंफिनिटी, if k is greater than 1 means the value is come out to be infinite, and if k is less than 1 the value is come out to be close to 0. Yes or no? Means here also it is not defined that whether the answer is 1 or infinite or 0. यहां पर भी आंसर डिफाइंड नहीं है कि आंसर हमारा 1 है या आंसर हमारा इनफाइनाइट है या आंसर हमारा 0 है। इसीलिए देखिए सारे फॉर्म समझ आ रहे हैं कि इन फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ यही 7 फॉर्म को अपन इनडिटरमाइंड फॉर्म क्यों कहते हैं। जल्दी से बताइए, पांचों केस समझ आए? जल्दी से ये 2 केस और कर लीजिए मेरे साथ। 0 की पावर 0 की बात की जाए, 0 टू द पावर एनीथिंग इज 0 to the power anything is nothing but 0. 0 to the power anything is nothing but 0. And here also anything to the power 0 is 1. Here also it is not defined that whether the answer is 0 or infinite. तो यहां पर भी पॉसिबल नहीं था। अब मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पर इंफिनिटी टू द पावर 0 का एक्सप्लेन कर देता हूं। इंफिनिटी टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर एनीथिंग इज इंफिनिटी, and anything to the power 0 is 1. Now अब बताइए, किसी को कोई भी छोटा सा डाउट, किसी को भी छोटा सा डाउट है जल्दी से कमेंट करिए। अब आपको ये चीजें फील आई हैं कि इन फॉर्म को इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं? बताइए, इससे पहले आपको ये सारी चीजें पता थी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों? पहले आपको ये पता होगा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 टाइप के होते हैं, मगर क्यों ये 7 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं वह समझ आया कि क्यों इन फॉर्म को अपन इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं? क्योंकि इन फॉर्म से अपना एग्जैक्ट आंसर हम नहीं बता पा रहे हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर हम डिटरमाइंड नहीं कर पा रहे हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर हम डिटरमाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। किसी केस में इसका आंसर पॉसिबल 1 है, इनफाइनाइट है, 0 है, हर उसमें एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। हर केसेस में इसमें अगर अपन बात करें तो हर केस में इससे एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। और एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी होना मतलब क्या? इसके अगर अपन बात की जाए, इसमें एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर फिक्स्ड नहीं है।
यस और नो? चलिए आगे मूव किया जाए। चलिए अब मैं बताता हूं आपकी सिली मिस्टेक पॉइंट। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए सभी लोग। सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक क्या करते हैं, सुनिए ध्यान से सुनिए। अब आप लोग सिली मिस्टेक्स क्या कर देते हैं कि जल्दी जल्दी में, या तो जल्दी जल्दी में, या फिर आपको जब सारी चीजें अच्छे से क्लियर ना हो, जब या तो जल्दी जल्दी में या फिर आपको जल्दी से क्लियर ना हो, सारी चीजें सही से ना पता हो, तो आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या करते हैं। जैसे आपने देखा कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म था। अब आप कह देंगे इंफिनिटी प्लस ऑफ इंफिनिटी। जल्दी से बताइए, इंफिनिटी प्लस ऑफ इंफिनिटी कैसा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या डिटर्मिनेट फॉर्म है? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, मैं आपका वेट कर रहा हूं कि इंफिनिटी प्लस ऑफ इंफिनिटी कैसा फॉर्म है, डिटर्मिनेट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, इंफिनिटी प्लस ऑफ इंफिनिटी कैसा फॉर्म है, डिटर्मिनेट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? जल्दी से बताइए, इंफिनिटी प्लस ऑफ इंफिनिटी कैसा फॉर्म है, डिटर्मिनेट फॉर्म है या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? तो मैं बताता हूं, सुनिए जल्दी से कमेंट करिए, यस जल्दी से बताइए सभी लोग, सुनिए। तो अब आप कहेंगे इंफिनिटी, अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इंफिनिटी को देखूं, इस इंफिनिटी को भूल जाऊं, तो आंसर इज कम आउट टू बी इंफिनिटी। इंफिनिटी प्लस ऑफ समथिंग इज नथिंग बट इनफाइनाइट, यस और नो? यस। नाउ this is something plus of infinity is nothing but the infinite, means overall infinity plus of infinity is nothing but the infinity, and infinity is आंसर। तो इसका एग्जैक्ट अपन को पता है ना कि इंफिनिटी प्लस ऑफ इंफिनिटी इनफाइनाइट होता है। ये तो नहीं है ना कि अपन को इसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, ये तो अपन ने डिटरमाइन कर लिया ना कि इंफिनिटी प्लस ऑफ इंफिनिटी इज इनफिनाइट। यहां पर ये तो नहीं है कि इसके पॉसिबल माइनस इंफिनिटी होगा या जीरो होगा या वन होगा या इनफाइनाइट होगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल है यहां पर, और वह आंसर क्या है, वह आंसर इनफाइनाइट है। यस और नो? जल्दी से बताइए। तो आगे से आप क्या कहेंगे, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इज डिटरमिनेट फॉर्म। धोखे से भी इंफिनिटी प्लस ऑफ इंफिनिटी को इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मत कह देना, क्योंकि जल्दी जल्दी में या फिर आप लैक ऑफ नॉलेज की वजह से क्या कह देते हैं कि इंफिनिटी माइनस ऑफ इंफिनिटी, हियर infinity minus of infinity is indeterminate form, then why infinity plus of infinity is not the determinate form, is not a indeterminate form? तो आपको जल्दी जल्दी नहीं, सारी चीजें क्लियर करके चलना है, क्रिस्टल क्लियर होगी सारी चीजें, ठीक है? चलिए दूसरी चीज मैं आपसे पूछता हूं, टेल मी इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी, टेल मी इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी इज डिटर्मिनेट फॉर्म और इनडिटर्मिनेट फॉर्म? Tell me, infinity to the power infinity is determinate form or indeterminate form? तो आप कहेंगे infinity to the power infinity is a determinate form. Why? Because infinity to the power infinity की एक वैल्यू फिक्स है, वो क्या है, इनफाइनाइट। हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं, हम यहां पे डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि इंफिनिटी प्लस ऑफ इंफिनिटी की जो वैल्यू है वह इनफाइनाइट है। हम इन बाकी जो 7 फॉर्म्स थे, इन बाकी जो 7 फॉर्म थे, इन 7 फॉर्म में हम समझ नहीं पा रहे थे कि इनका फॉर्म जो है, इन 7 फॉर्म में हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है। यस और नो? इन एक्चुअल फॉर्म में हम समझ नहीं पा रहे थे कि इन 7 फॉर्म में एक्चुअल वैल्यू क्या है, बट यहां पर हम वैल्यू बता पा रहे हैं कि इन जो फॉर्म है इनकी वैल्यू क्या है। यस और नो? इंफिनिटी प्लस ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इंफिनिटी टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट ही होती है। तो बताइए, आप वैल्यू बता पाए हैं, मतलब आप वैल्यू डिटरमाइन कर पाए हैं, इसका मींस क्या हुआ, दिस इज द डिटर्मिनेट फॉर्म। यस, यस और नो? जल्दी से बताइए, समझ आइए आपको सारी चीजें समझ आइए कि लिमिट किसे कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट किसे कहते हैं, क्यों अपन को इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, क्यों अपन इनडिटर्मिनेट फॉर्म को पे ही लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है? यस और नो? जल्दी से बताइए। चलिए, और ये सिली मिस्टेक आपको पता चली कि आप धोखे से भी इंफिनिटी प्लस ऑफ इंफिनिटी और इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी को डिटर्मिनेट फॉर्म नहीं कहेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं, चलिए आगे मूव करते हैं अपन।
तो आगे मूव करने के लिए अपन सबसे पहले अगर अपन बात करें, सबसे पहली चीज सभी लोगों को यह पता होगा कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। बताइए, सभी लोगों को पता होगा एल हॉस्पिटल रूल क्या होगा। सबसे पहली चीज सभी को पता होगा एल हॉस्पिटल रूल क्या है। मैं एल हॉस्पिटल रूल आपको समझाऊंगा, देन उसमें आपको सिली मिस्टेक बताऊंगा कि सिली मिस्टेक जनरली स्टूडेंट क्या कर देते हैं, आपको वह सिली मिस्टेक से बचना है। कभी कभी मुझसे भी ये सिली मिस्टेक्स हो जाती थी जब मैं प्रिपरेशन करता था तब, तो ये सिली मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा, तो आपको भी ये चीज सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है कि ये सिली मिस्टेक आप ना करें। यस और नो। चलिए, तो सबसे पहले मैं एल हॉस्पिटल रूल लिख देता हूं। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या है, लेट लिमिट x tends to a f of x upon g of x is in the form 0/0 और infinity by infinity। मीन्स पहली चीज आप ध्यान से ये रखिए कि एल हॉस्पिटल रूल कैन बी अप्लाइड ओनली टू 0/0 एंड infinity by infinity फॉर्म ओनली। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एल हॉस्पिटल रूल सिर्फ 0/0 वैल्यू और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वैल्यू के लिए ही लगता है। यस और नो। ध्यान रखेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर द 0/0 फॉर्म और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो होता क्या है एल हॉस्पिटल रूल, वह लिखिए। देन लिमिट x टेंड्स टू a f of x upon g of x is equals to limit x tends to a f dash of x upon g dash of x। Just a minute। जस्ट अ मिनट वेट करिए, लिख देता हूं मैं फिर से। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू a f of x upon g of x should be equals to limit x tends to a f dash of x upon g dash of x। वो थोड़ा सा इंक्लाइंड लिखा रहा था तो मुझे लगा कि उसको सही से स्ट्रेट में लिखा जाए, और कुछ चेंज नहीं, कोई गलत नहीं लिखा था मैंने वहां पे, सिर्फ वो थोड़ा सा इंक्लाइंड लिखा हुआ था इसलिए। चलिए, अब आगे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। पहली चीज, सबसे पहले यहां पे एक पॉइंट लिखिए, सिली मिस्टेक पॉइंट। सिली मिस्टेक, जो सिली मिस्टेक मैं लिख रहा हूं उस पर बस ध्यान देना है आपको। अगर आप ये नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपसे हो रही है तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज, एल हॉस्पिटल रूल में, एल हॉस्पिटल रूल में जो डिफरेंशिएशन अपन कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपन यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। डिफरेंशिएट differentiate numerator and denominator separately। differentiate numerator and denominator separately because क्योंकि आप लोग जनरली मिस्टेक क्या कर देते हैं, आप लोगों को ध्यान ये रहता है कि जब भी अपना 0/0 का फॉर्म दिखता है और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म दिखता है, आप डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगाने चले जाते हैं। अच्छी बात है, एल हॉस्पिटल रूल ही लगेगा, बट आप उसका मेन उसमें भूल जाते हैं कि उसमें आप डिफरेंशिएशन, आपको ध्यान रहता है कि एल हॉस्पिटल में 0/0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, बट आप जल्दी जल्दी में यह भूल जाते हैं कि वहां पर डिफरेंशिएशन सेपरेटली है। मतलब यहां पर डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं है डी बाई डी एक्स ऑफ f of x divided by g of x is equals to डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दिस इज g of x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर
डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। यस और नो, जल्दी से बताइए। तो ये सिली मिस्टेक आपको करना नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज किसी भी एग्जाम में आपके मार्क्स कटते किसकी वजह से? नॉलेज सभी को पता रहता है, बस वह बेसिक या सिली मिस्टेक्स को कराते हैं। बेसिक उनको एक्चुअल पता नहीं रहता, या फिर वे सिली मिस्टेक करते रहते हैं, और इन सिली मिस्टेक्स की वजह से ही उनके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो आपको ये सिली मिस्टेक पता चल गई है, आगे से आप ये सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। यस और नो? एल हॉस्पिटल रूल में यही सिली मिस्टेक पॉसिबल है। तो आप एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि अगर हमारा फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी वाला फॉर्म आता है, कब? लिमिट को रखने के बाद। लिमिट को कहां पर रखेंगे आप? एक्स की जगह पर। लिमिट रखने के बाद मींस जब लिमिट को हम एक्स में रख देते हैं, फंक्शन में रख देते हैं, तो अगर हमारा 0/0 और इन्फिनिटी वाला फॉर्म आता है, तब अपन क्या करेंगे? अपन न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। यस और नो? सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। चलिए, तो अपन आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं। कल की क्लास से अपने को ये जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इन 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, इन 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म को अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द लिमिट, सारी चीजें करेंगे। तो कल तक के लिए आपको क्या करना है? इस सेशन को कंप्लीटली समझना है, और अगर किसी को कोई भी डाउट है कोई भी डाउट है, जल्द से जल्द कमेंट करिए। मैं अभी की अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी, अगर आपको क्लास खत्म होने के बाद भी डाउट है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे रहा हूं। अगर आपको बस ये करना है कि आपको जो भी डाउट है मुझे लिखकर बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यस और नो? ठीक है, तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। कल की क्लास से पहले आपको क्या करना है? जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है आपके, उस जगह पर सारी चीजें इसे शेयर कर दीजिए। शेयर करके आप, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि कैट्रिक्स चैनल पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? जल्द से जल्द अपने पूरे के पूरे फ्रेंड्स में इसे शेयर करिए, और तैयार हो जाइए कि अब मैथ्स के आपके क्वेश्चंस करना स्टार्ट होना है। लिमिट्स के आपके सारे क्वेश्चंस अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, जल्द से जल्द आप सभी लोग इसे शेयर कर दीजिए, और जल्द से जल्द आप सभी लोग इसे लाइक कर दीजिए। इस सेशन को जल्दी करिए सभी लोग, लाइक, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी से करिए लाइक। चलिए, तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।